पूरब में सूरज के सीने की धड़कन ये कहती है बढ़ने की, जिद तेरी नींदों में रातों में ख्वाबों में रहती है। तेरी ज़मीं है तेरा आसमां, तेरा है सागर तेरा ये जहां, तुझसे मुनासिब मेरे ख्वाबों का आशियां। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग सर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो लोग भारतीय वायुसेना और नौसेना को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था वृत्ति गति सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था प्रक्षेप गति व वृत्ति गति में अंतर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था वृत्ति गति कितने प्रकार की होती है, एक समान वृत्ति गति व असमान वृत्ति गति। इन दोनों में आपको डिफरेंस भी बताया था वहां पर, और वृत्ति गति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए थे, जैसे रेडियल वेक्टर क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग कोणीय त्वरण क्या होता है, रेखीय वेग कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है। तो एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण की बात की जाए, या कोणीय वेग या रेखीय वेग की बात की जाए, और जहां पर रेखीय व कोणीय में संबंध पूछा जाए, तो जैसे रेखीय वेग v इक्वल टू r इंटू कोणीय वेग ओमेगा, ये संबंध था। रेखीय त्वरण a इक्वल टू r इंटू कोणीय त्वरण अल्फा, तो इनका जो संबंध इस प्रकार आएगा, रेखीय विस्थापन s इक्वल टू कोणीय विस्थापन r इंटू कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा। तो जहां पर बात की जाए तो वहां पर सीधा आपका आ जाएगा रेखीय वेग बराबर r इंटू कोणीय। तो इस तरीके से आप कोई कहीं पर रेखीय व कोणीय संबंध पूछा जाए तो रेखीय वाले के बराबर करके आप r का मल्टीप्लाई कर देंगे कोणीय वाले में, तो ये उन दोनों के बीच में संबंध आ जाएगा। तो इसके आगे अब हमें पढ़ना है आपका अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए वृत्ति गति अगर होगी तो उसमें वेग बदलेगा। आपको पता है कि वृत्ति गति, अगर किसी प्रकार की वृत्ति गति होगी, एक समान वृत्ति गति हो या असमान वृत्ति गति हो, दोनों में आपका वेग चेंज होता है। तो कोई भी पार्टिकल अगर इस वृत्त में गति कर रहा है, यहां से कोई पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है, तो इसकी डायरेक्शन बराबर बदलने के कारण इसका वेग परिवर्तित होता है। वेग परिवर्तन अगर आएगा तो वहां पर आपका त्वरण होगा। अगर एक समान वृत्ति गति है तो केवल वेग परिवर्तित होगा, और असमान वृत्ति गति है तो आपकी चाल भी परिवर्तित होती है। तो एक समान वृत्ति गति की बात कर लेते हैं। वेग परिवर्तन के कारण इसमें एक त्वरण आ जाता है, और उस त्वरण की डायरेक्शन इस वृत्त के सेंटर की ओर होती है। इस तरीके से इसमें एक त्वरण आता है, एक इसमें बल लगता है जो इस पार्टिकल को इस सर्कल के सेंटर की ओर फोल्ड करता है। नहीं तो अगर ये पार्टिकल मोशन करेगा ये सीधा निकल जाएगा। जो बल, जो त्वरण इसको इस वृत्त के सेंटर की ओर खींचता है, इस तरीके से वृत्ति गति करवाता है, तो वह त्वरण आपका अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्र त्वरण का मतलब है अगर वृत्ति गति होगी तो वहां पर आपका अभिकेंद्र त्वरण जरूर आएगा। अभिकेंद्र त्वरण को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे AC से डिनोट किया जाता है। आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से डिनोट करते हैं, हिंदी में से अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो जो वृत्त के केंद्र की ओर जो त्वरण आता है उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसकी डायरेक्शन आपकी होगी इस सर्किल के सेंटर की ओर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर अपॉन r, और v के बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू r ओमेगा। रेखीय वेग व कोणीय वेग में आपने संबंध पढ़ा था v इक्वल टू r ओमेगा। जब v की जगह यहाँ पर r ओमेगा रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। जब r से इसका ये स्क्वायर कट जाएगा तो AC बराबर आपके पास आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, अभिकेंद्र त्वरण का, और आपके पास एक ये फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आपके हैं अभिकेंद्र त्वरण के, v स्क्वायर अपॉन r तथा r ओमेगा स्क्वायर। अभिकेंद्र त्वरण आ गया। अगर जहां पर अभिकेंद्र त्वरण आया तो वहां पर बल भी लगेगा। जो बल इस पार्टिकल को इस सर्किल के सेंटर की तरफ बेंड करता है उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपने फॉर्मूला आगे आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, F इक्वल टू ma, जो कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको पार्टिकल का द्रव्यमान दिया जाएगा और यहाँ पर कौन सा त्वरण आ रहा है, अभिकेंद्र त्वरण, जो कि सेंटर की तरफ आ रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, तो अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स FC से डिनोट करेंगे, FC से डिनोट करेंगे। FC इक्वल टू आपका m इंटू AC का मतलब आपका यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण, m इंटू AC की जगह आपके पास फॉर्मूला क्या था, AC की जगह था v स्क्वायर अपॉन r। तो एक फॉर्मूला आपका आ गया
mv² अपॉन r। अब केंद्र बल का आपका फॉर्मूला आ गया mv² अपॉन r, और जब v की जगह r ओमेगा रखेंगे तो एक फॉर्मूला आपका आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर जब v की जगह r ओमेगा रखेंगे, r से r कट जाएगा तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो FC के अब केंद्र बल के आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, mr ओमेगा स्क्वायर व mv² अपॉन r। तो इन फॉर्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं, साथ में ये फॉर्मूले आपको याद भी कर लेने हैं। तो जब जहां पर अभिकेंद्र बल आता है, अभिकेंद्र बल का जस्ट उल्टा एक बल और होता है जिसे अपकेंद्र बल या अपवहन बल कहते हैं। अपकेंद्र बल का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अपकेंद्र बल के जस्ट विपरीत दिशा में एक बल वृत्त के केंद्र की बाहर की ओर लगता है, जिससे हम लोग अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरीके से होता है। अभी आपने पढ़ा अभिकेंद्र बल के बारे में। तो जैसे कोई ये वृत्त है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, सेंटर की तरफ जो बल लग रहा है, केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है, ये है आपका FC अभिकेंद्र बल। जस्ट इसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा इसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये होगा आपका अपकेंद्र बल, इसको F से डिनोट कर सकते हैं आप। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका ये हो गया। जो अभिकेंद्र बल के जस्ट विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है बाहर की तरफ, ये आपका इन दोनों के बीच में कोण होता है 180 अंश का। इन दोनों के बीच में कोण आपका 180 अंश का होता है। अभिकेंद्र बल व अपकेंद्र बल के बीच में जो कोण होता है वह आपका 180 डिग्री होता है। और फॉर्मूले सेम रहते हैं, जो अपकेंद्र बल का फॉर्मूला है वही अपकेंद्र बल का फॉर्मूला रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों के फॉर्मूले समान रहते हैं, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वृत्त के केंद्र के जस्ट विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम लोग अपकेंद्र बल कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एक समान वृत्तीय गति में आपका वेग परिवर्तित होता है। केवल एक समान वृत्तीय गति में आपका केवल वेग परिवर्तित होता है, और जो पार्टिकल होता है एक समान चाल से पूरे वृत्त में गति करता रहता है। लेकिन असमान वृत्तीय गति में आपका वेग भी परिवर्तित होता है और साथ ही साथ चाल भी परिवर्तित होता है। किसी वक्त जो पार्टिकल होता है किसी भी चाल से और उसके आगे फिर किसी चाल से, इस प्रकार से उसकी जो चाल है वो परिवर्तित होती रहती है, वेरी करती रहती है। तो एक समान वृत्तीय गति में आपका केवल अभिकेंद्र त्वरण आता है, और आपका असमान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण व स्पर्श रेखी त्वरण, दो त्वरण आते हैं। आपका अभिकेंद्र त्वरण आने का कारण वेग परिवर्तन है। तो वेग परिवर्तन के कारण जो त्वरण आता है, वेग परिवर्तन के कारण त्वरण जो होता है उसे आपका अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो आपका चाल परिवर्तन के कारण त्वरण आता है, स्पीड में चेंज के कारण जो एक्सेलरेशन आता है उसे आपका स्पर्श रेखी त्वरण या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दोनों चीजें आपको नोट कर लेनी है। अब आपको पता होना है एक समान वृत्तीय गति में केवल वेग परिवर्तित होता है, तो एक समान वृत्तीय गति में केवल अभिकेंद्र त्वरण आएगा। और असमान वृत्तीय गति में वेग व चाल दोनों चीजें परिवर्तित होती हैं। तो असमान वृत्तीय गति में आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका अभिकेंद्र त्वरण व स्पर्श रेखी त्वरण दोनों आएंगे। तो जैसे ये कोई पार्टिकल है, इस वृत्त में असमान वृत्तीय गति से गति कर रहा है, इसकी स्पीड और वेग दोनों चीजें परिवर्तित हो रही हैं। तो जब इसका जो वेग परिवर्तित होगा उसके कारण यहाँ पर आपका आएगा अभिकेंद्र त्वरण, और जो इसकी स्पीड के कारण जहाँ पर जो त्वरण आएगा वो होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे AT से डिनोट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। असमान वृत्तीय गति में आपका स्पर्श रेखी त्वरण व अभिकेंद्र त्वरण दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो AC के लिए आपका फॉर्मूला मैंने बताया था mv² अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र त्वरण के लिए आपका फॉर्मूला बताया था v² अपॉन r, और आपका एक फॉर्मूला था r ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका अभिकेंद्र बल के लिए फॉर्मूला था। अब आपका स्पर्श रेखी त्वरण के लिए जो फॉर्मूला होगा, ए टेंजेंशियल के लिए जो फॉर्मूला आपका होगा वो वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो
तो dv/dt आपके लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा a टेंजेंशियल के लिए। एक्सेलरेशन जो आपका स्पर्श रेखी वाला होगा उसका फॉर्मूला आपका dv/dt, और जो आपका अभिकेंद्र त्वरण होगा उसका फॉर्मूला v²/r और r ओमेगा स्क्वायर। असमान वृत्तीय गति में आपका स्पर्श रेखी त्वरण व अभिकेंद्र त्वरण दोनों आएंगे, और एक समान वृत्तीय गति में आपका केवल अभिकेंद्र त्वरण आएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको समझना होगा शंकुलोलक क्या होता है। तो जो क्षैतिज वृत्त में गति की जाती है, अगर आप किसी भी पार्टिकल को, कोई भी आपके पास एक पार्टिकल है, बता देता हूं आपको, जैसे आपका कोई पार्टिकल है, आप उसको एक धागे में बांध लेते हैं। धागे में बांधने के बाद आप क्षैतिजता उसको इस प्रकार से मोशन करवाएंगे। तो क्षैतिजता जब किसी पार्टिकल को धागे में बांध के इस प्रकार से जो गति करवाएंगे तो वो आपकी शंकुलोलक में गति मानी जाएगी। और ये शंकुलोलक में जो गति होती है एक समान वृत्तीय गति होती है। जो क्षैतिजता गति कराई जाती है, हॉरिजॉन्टली जो आपका मोशन होता है, ये आपका शंकुलोलक कहलाता है, और ये एक समान वृत्तीय गति होती है। और अगर किसी भी पार्टिकल को, किसी भी गेंद को या किसी भी वस्तु को आप बांध कर इस तरीके से वर्टिकली मोशन करवाएंगे तो ये आपका असमान वृत्तीय गति होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं शंकुलोलक में गति को। क्षैतिज वृत्त में गति को इस प्रकार से आप किसी भी पार्टिकल को शंकुलोलक में यहां से आप धागे में बांधकर इस प्रकार से मोशन करवाएंगे तो ये आपका शंकुलोलक में गति कहलाएगी, और ये आपकी एक समान वृत्तीय गति होता है। शंकुलोलक में जो आपकी वृत्तीय गति होती है वह आपकी एक समान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। इसमें केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो टोटल इसमें शंकुलोलक में गति में जो टोटल टाइम पीरियड आपका होता है, टोटल आवर्तकाल होता है, वह आपका फॉर्मूला होता है t = 2π√L cos θ/g। ये फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है। शंकुलोलक में गति में जो टोटल टाइम टेक होता है एक चक्कर पूरा करने में, उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल आपको पता होना चाहिए, किसी भी प्रकार का एक चक्कर पूरा करने में लगा टोटल समय आपका आवर्तकाल कहलाता है। और आवृत्ति का मतलब होता है किसी भी आवृत्ति का मतलब होता है आपका आवर्तकाल का जस्ट विपरीत, n = 1/t। आवृत्ति को आपका n से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो आपकी आवर्तकाल की जस्ट उल्टी होती है। तो यहाँ पर जो आपका आवर्तकाल पूछा जाएगा, अगर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो केवल आपका आवर्तकाल से आएगा, जिसका फॉर्मूला है 2π√L cos θ/g। और ये जो थीटा आपका कोण होगा, आपका जो क्षैतिज के साथ यहाँ से ये जो कोण बना रही है, ये कोण आपका थीटा होगा। तो जो क्षैतिज वृत्त में गति होगी, शंकुलोलक में गति होगी, ये आपकी एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। अब समझ लेते हैं इसके बाद हम लोग असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति का मैंने आपको उदाहरण बताया। अगर किसी भी पार्टिकल को वर्टिकली घुमाते हैं, किसी भी रस्सी या धागे में बांधकर इस प्रकार से वृत्तीय गति घुमाते हैं, वर्टिकली घुमाते हैं, तो वह आपका असमान वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। अब असमान वृत्तीय गति में आपका कोई पार्टिकल है, इसमें जो आपका दो फॉर्मूले यहाँ पर आते हैं। एक तो जो डोरी में तनाव उसका फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला आपका आता है पार्टिकल के वेग का। तो डोरी में जो तनाव का फॉर्मूला आपका आता है वह आता है t = 3mg1 + cos θ। डोरी में तनाव का जो फॉर्मूला आता है, आपसे यहाँ पर दो चीजें केवल पूछी जाएंगी कि किसी भी पार्टिकल को इस प्रकार से वर्टिकली ऊर्ध्वाधर घुमाने में जो डोरी में तनाव आता है वह कितना होगा। आपको द्रव्यमान m दिया जाएगा, एंगल थीटा दिया जाएगा और तनाव पूछा जाएगा। तो तनाव के लिए फॉर्मूला आपका होता है t = 3mg1 + cos θ। और यहाँ पर अगर पार्टिकल का वेग पूछा जाएगा तो v का फॉर्मूला होता है √Lg 3 + 2 cos θ। ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं केवल, एक तो डोरी में तनाव और दूसरा पार्टिकल का वेग। तो तनाव फॉर्मूला है 3mg1 + cos θ और वेग का फॉर्मूला है √Lg 3 + 2 cos θ। तो जो यहाँ पर मैक्सिमम आपकी हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट पर आपका जो पार्टिकल का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर जो तनाव होगा वह है आपका, जब आपको पता होना चाहिए थीटा यहाँ पर जब 90 होगा तो cos θ की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर इसका जो तनाव होगा वह आपका न्यूनतम होगा, और जो यहाँ पर इसका एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो न्यूनतम ऊंचाई पर जब यहाँ पर 0 रखेंगे cos θ मिनिमम होगा, cos θ 0 एंगल पर मैक्सिमम होगा आपका, तो तनाव आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपके ये दो फॉर्मूले थे। एक चीज और आपको अब आगे पढ़ लेनी है, किसी साइकिल सवार व्यक्ति जब कोई मोड़ पर मुड़ता है
तो वहां पर उसका न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। एग्जाम में इस आपके फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो वो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। बेंडिंग एंगल ऑफ एक साइक्लिस्ट, ये कोई एक वृत्ताकार मोड़ है, ये किसी मोड़ पर एक साइकिल सवार यहां से आकर घूमता है, एक कोई साइकिल सवार यहां पर आकर घूमता है, तो उसका जो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसका न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए जिससे वह इस मोड़ को सेफली पार कर सके, बिना साइकिल पलटे हुए यहां से वह निकल सके, तो वह न्यूनतम वेग कितना हो जाएगा। अगर उस न्यूनतम वेग से आप अधिकतम वेग से वह वेग ज्यादा हो जाएगा साइकिल का, तो वह साइकिल पलट जाएगी, वह साइकिल यहाँ से सेफली पार नहीं हो पाएगी। तो वृत्ताकार मोड़ पर किसी साइकिलिस्ट का पार करने के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होती है वह आपका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। यहाँ पर जो सेफ स्पीड होती है एक साइकिलिस्ट की, यहाँ पर जो सुरक्षित चाल होती है किसी साइकिलिस्ट की वृत्ताकार मोड़ को पार करने के लिए, वह आपका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू बराबर आपको पता होना चाहिए tan थीटा, ये आपको घर्षण वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, फ्रिक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा। म्यू बराबर आपका tan थीटा होता है, तो v इक्वल टू म्यू की जगह हम लोग tan थीटा को रख देंगे, tan थीटा आर जी। अब दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा आर जी। इस आर जी को यहाँ पर नीचे लाएंगे तो आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पर थीटा बराबर हम जब निकालेंगे तो tan इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो किसी भी साइकिल सवार का जो बेंडिंग एंगल होता है, जो घुमाव पर किसी मोड़ पर जो उसका कोण होता है क्षैतिज के साथ, वह आपका होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर याद रखने हैं। सेफ स्पीड जो होती है सुरक्षित चाल, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। यहाँ पर म्यू ये आपका घर्षण गुणांक होता है, म्यू इक्वल टू आपका घर्षण गुणांक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और आपका आर यहाँ पर वृत्ताकार मोड़ की त्रिज्या, और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। सवाल में आपको म्यू दिया जाएगा, आर की वैल्यू दी जाएगी, वी निकालना होगा, और जी आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अगला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा न्यूटन के जो गति के नियम थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, और दूसरा आपका बल का नियम, तीसरा नियम आपका था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो वहां से बल की परिभाषा आई थी आपके दूसरे नियम से। ये सब चीजें आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। इसके कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे आगे आपको। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।